हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ये इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के होने के लिए कौन कौन से मैकेनिज़म्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के अंदर 3 डिफरेंट प्लेसेस पर हो रही होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसके 3 स्टेप्स होंगे जो कि वो डिफरेंट प्लेसेस पर हो रहे होते हैं। तो ये 3 स्टेप्स में हो रही होती है एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में डिफरेंट जगहों पे। तो पहला है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा साइटोसोल होता है, वहाँ पर होती है। तो ये जो वर्ड ग्लाइकोलाइसिस है, इसका मतलब होता है ग्रीक में ग्लाइको का मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जो कि मैं आपको हमेशा बता रही होती हूँ। हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो डिफरेंट लाइसिस के लिए वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो लाइसिस की जो एक्चुअल मीनिंग होती है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, वो होती है टू ब्रेक डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइको यानी कि हम शुगर के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज हमारे पास क्या हो रहा होगा, इसके अंदर टूट रहा होगा। फर्स्ट स्टेज इज़ दैट स्टेज वेयर अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन्स वाला होता है, C6H12O6, वो टूटेगा 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। और वो कौन से होंगे, एक होगा पायरुविक एसिड जो कि 3 मॉलिक्यूल का होगा, बल्कि दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, पायरुविक एसिड होंगे। यानी कि हमारे पास ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, वो टूटेगा तो हमारे पास पायरुविक एसिड बनेगा, क्योंकि वो 3 मॉलिक्यूल्स वाला यानी कि 3 कार्बन्स वाला कंपाउंड है, तो वो 2 बनेंगे। सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो फॉर एग्जांपल 6 रुपए का है, और अगर आप उसको तोड़ते हो या आप उसको रिटर्न करवा कर आते हो तो आपको वो 6 रुपए मिलेंगे। अब आप उससे 3 रुपए वाली अगर 2 चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 3 रुपए वाली चीज़ें ले रहे हो तो अब आप उससे 2 चीज़ें ले सकते हो, जो कि पहले आपने 6 रुपए में एक चीज़ ली थी, ठीक है। सो इट डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती, टूटने के लिए, मतलब कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए। इट टेक्स प्लेस इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन हो तो भी हो जाएगा, ऑक्सीजन ना हो तो भी हो जाएगा। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन होगी तो ही होगा, होगी तो भी हो जाएगा, नहीं होगी अगर ऑक्सीजन तो भी हो जाएगा। सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्लूकोज की निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है, थोड़े से अमाउंट में एनर्जी निकलती है, विच इज़ इनफ टू जनरेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। और वो थोड़ी सी एनर्जी काफ़ी होती है कि आप उससे 2 मॉलिक्यूल्स बना सकते हो। कल हमने 36 मॉलिक्यूल्स देखे थे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा था, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 36 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो कि ग्लाइकोलाइसिस है, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होती है। आपकी यहाँ पे कंप्लीट साइकिल नहीं इसके अंदर डिस्कस की हुई, बट ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़कर साइटोसोल जो कि साइटोप्लाज्म का एक एरिया होता है, वहाँ पर एक सीक्वेंस के अंदर, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ सुपरफिशियली बता दिया है कि ऐसा होता है, ठीक है। फिर है ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड बन रहा होता है। जब ये साइकिल हो रही होती है तो इसकी डिफरेंट सबसे व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तो मुझे सबसे मुश्किल ये क्रेब साइकिल लगती थी, क्योंकि इसके रिएक्शंस काफ़ी मुश्किल होते थे, उनको याद रखना बहुत मुश्किल होता था। यहाँ पर आपकी कंप्लीट साइकिल नहीं है, इसलिए आप इसको बहुत ईजीली समझ सकते हो। तो सेकेंड स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो क्या होता है, क्रेब साइकिल यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें अंदर क्या होता है, जो पायरुविक एसिड जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनाया था, वो एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ पर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ये जो आगे जो काम हो रहा है क्रेब साइकिल वाला, सिट्रिक एसिड साइकिल वाला, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, ठीक है। पायरुविक एसिड हमने कहाँ बनाया है, साइटोसोल में बनाया है। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का एरिया है। अब हम क्या बना रहे हैं, अब हम एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। सिंपली हमारा मकसद तो ATP को ही जनरेट करवाना है,
यानी कि एनर्जी को जनरेट करवाना है, बट उसके अंदर सीरीज़ ऑफ सीक्वेंस में हमारे पास कॉम्प्लेक्स इवेंट्स हो रहे होंगे, रिएक्शंस हो रहे होंगे, वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। और ये कहाँ पे हो रही होती है? क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। और आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सो सेलुलर रेस्पिरेशन यूजेस दिस ऑक्सीजन टू ब्रेक पायरुविक एसिड completely into carbon dioxide and वाटर इन अ साइक्लिक मैनर। अब मैंने आपसे कहा कि ग्लाइकोलाइसिस जब हुई तो उसके नतीजे में हमने क्या बनाया था? पायरुविक एसिड बनाया था। और पायरुविक एसिड के अंदर 3 कंपाउंड्स थे, 3 कार्बन्स थे, और इसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बने थे। अब हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए इस पायरुविक एसिड को तोड़ेंगे और इसको तोड़कर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और इसको हम पूरी तरह से क्या करेंगे? तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील कर देंगे। लेकिन क्या होगा? ये पूरा एक साइक्लिक मैनर में होगा। ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट टूट जाएगा, पहले एक चीज़ बनेगी फिर दूसरी चीज़ बनेगी। ऐसे ही बीच में एक सिट्रिक एसिड बन रहा होता है हमारे पास कंपाउंड, जिसके नाम पर हमने इस साइकिल का नाम रखा हुआ है कि ये सिट्रिक एसिड साइकिल है। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल कुछ एटीपी भी प्रोड्यूस होगी, कुछ एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होंगे जैसे कि एनएडी और एफएडी। ठीक है, ये 2 एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे और एटीपी भी प्रोड्यूस होगी। ये दोनों एंजाइम्स रिड्यूस्ड होकर क्या बन जाएंगे? NADH2 एंड FADH2 बन जाएंगे। और ये कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के भी कौन से एरिया में हो रहा है? मैट्रिक्स में हो रहा है। ठीक है, थर्ड हमारे पास इसके अंदर जो काम हो रहा होता है वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड वाटर मिला है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और हमने एनर्जी भी सम अमाउंट में प्रोड्यूस करवाई है। और कुछ एंजाइम्स मिले हैं जैसे कि NAD एंड FAD जो कि रिड्यूस होकर NADH2 एंड FADH2 बना रहे हैं। और ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स पे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? ये हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की लास्ट स्टेज होती है। पहले ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर हमारे पास जो NADH2 था यानी कि निकोटीन अमाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और जो हमारे पास FADH2 था यानी कि फ्लेविन अमाइन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों क्या होंगे? रिड्यूस्ड होंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होंगे। और ऑक्सीडाइज होकर क्या करेंगे? एटीपी को और वाटर को प्रोड्यूस करेंगे। और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का एक एरिया है क्रिस्टी, वहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर तोड़ा जाएगा और कुछ एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जाएगा। और उस ग्लूकोज के टूटने की वजह से 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के जो कि 3 कार्बन्स वाला कंपाउंड है वो बनाया जाएगा और ये साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होगा। ठीक है, उसके बाद वही पायरुविक एसिड कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस करते हुए क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करेगा। और ये पूरा का पूरा काम हमारा ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा। और ये कहाँ पर हो रहा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स पे हो रहा होगा। और इसके अंदर एटीपी भी बनेगी कुछ, और हमारे पास कुछ एंजाइम्स बनेंगे जैसे कि NAD, FAD, और ये दोनों रिड्यूस्ड होकर क्या बनेंगे? NADH2 और FADH2। फिर लास्ट स्टेप होगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर हमारे पास NADH2 और FADH2 क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और क्या प्रोड्यूस करेंगे? एटीपी को प्रोड्यूस करेंगे और वाटर को प्रोड्यूस करेंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक एरिया है क्रिस्टी, यहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ग्लूकोज को हमने तोड़ा 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड था। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 हैं ये, और ये 1 2 3 ये कार्बन्स को शो कर रहे हैं। और इन्होंने क्या बना के दी थी? हमें 2 ATP बना के दी थी। इसी तरह से फिर हमने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया में आया, ये सारा सेल का ब्लू जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा का सारा सेल का साइटोप्लाज्म है। फिर हम ये माइटोकॉन्ड्रिया के एक एरिया में आए जिसे कहा जाता है मैट्रिक्स, वहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल हुई। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल हुई और इसने भी क्या किए? हमें 2 ATP बना के दिए, 4 कार्बन डाइऑक्साइड बना के दिए। ठीक है, और हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास वाटर भी प्रोड्यूस हुआ है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर,
क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों साथ प्रोड्यूस हो रहे थे, तो ग्लूकोज ने बना के दिया है हमें स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग से वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर उसने बना के दिया है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वही ग्लूकोज के साथ क्योंकि ऑक्सीजन भी लिया था हमने, तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे कन्वर्ट होकर वाटर बना रहा है। ठीक है, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये मैट्रिक्स में क्रिस्टी में, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में क्या करेगी, 4 ATPs बना के देगी हमें, क्योंकि ये क्या करवा रही है, मेन इसका काम यही है कि ये क्या करवाती है, ATP को प्रोड्यूस करवाती है और वाटर को प्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, तो वाटर हमारे पास यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है और सिट्रिक एसिड में भी प्रोड्यूस होता है। ये देखें वाटर प्रोड्यूस होगा, और ये पूरा का पूरा इस तरह से शो नहीं किया गया है डायग्राम के अंदर एग्जैक्टली अलग अलग करके। ठीक है, फिर हमारे पास फर्मेंटेशन में क्या हो रहा होता है कि अगर यहाँ पे साइड में आपको एक रिएक्शन दिखाया गया है कि अगर फर्मेंटेशन होती तो क्या होता है, 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते और 2 इथेनॉल के बनते। ठीक है, सो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको क्या दिखाई गई है, आपको दिखाई गई है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक से रीड करें इसको, जो चीज़ समझ ना आए कमेंट से पूछें, अपने 3 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।